अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। ठीक ना। अगर ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है महापद्म नंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या समुद्रगुप्त से। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा सी और डी, यानी कि इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त एवं अशोक दोनों से संबंधित है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो कब से कब तक का है, 335 से लेके 375 ईस्वी तक है। और इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त की संधि विग्रह जो है वो हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन में करा है। ठीक है ना, यानी कि उसने संधियों के बारे में हरिशेन ने संस्कृत भाषा में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में वर्णित करी है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 9 है, इसमें आपको बताना है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। प्रश्न क्या है, इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है किसके बारे में सूचना प्रदान करता है। तो ऑप्शंस आपके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त के बारे में। तो इसका आंसर होने वाला है डी। एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देखा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। इसमें आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति में किसके सैन्य अभियानों की जानकारी मिलती है। ऑप्शंस है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में हमें जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। ठीक ना, कहा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में जो कौशल का राजा था उसका क्या नाम था। ये रहा प्रश्न। और अगर ऑप्शंस देखें तो पहले ऑप्शन में है शिवगुप्त, बी में है सोमेश्वर देव, सी है महेंद्र एवं डी है महीपाल एवं ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का जो शासक था उसका नाम बताया गया है महेंद्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अगर ऑप्शन देखें हम, ए में कहा गया है मौर्य, बी में कहा गया है कुषाण, सी में कहा गया है गुप्त एवं डी में कहा गया है शुंग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है उत्तर नंबर सी हो जाएगा कि गुप्त साम्राज्य था जो कि हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि पहला भारतीय आक्रमण जो हुआ, पहला हूणों का पहला आक्रमण भारतीय साम्राज्य पे जो हुआ वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। ठीक है ना। और बताया जा रहा है कि जो हूण थे उन हूणों को स्कंदगुप्त ने बहुत बुरी तरह पराजित कर दिया, लेकिन स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद लगातार हूण जो थे वो भारत पर आक्रमण करते रहे और लगभग 5वीं एवं 6ठी शताब्दी के मध्य में उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो हो गया सी, यानी कि हूण के आक्रमण से अत्यंत विचलित होने वाला जो साम्राज्य था वो गुप्त साम्राज्य था। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस आपको। हूणों ने किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर बुद्धगुप्त। तो हमने ऊपर देखा कि हूणों को जो आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में हूणों ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर आक्रमण करे और कई स्थानों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न हम देखें। प्रश्न में कहा जाए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त करी। ठीक है ना, किस गुप्त शासक ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर भानुगुप्त। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है आंसर नंबर सी हो जाएगा कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर पहली बार जब आक्रमण हूणों ने किया तो समुद्रगुप्त ने उन पर विजय, स्कंदगुप्त ने उन पर विजय प्राप्त करी थी। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो कहा जाए गुप्त सम्राट किसने हूणों को पराजित किया था। ठीक है ना,
प्रश्न है कि वह कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हूणों को पराजित करा था। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, एवं सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन में कहा गया है स्कंदगुप्त, एवं डी ऑप्शन है रामगुप्त। इस प्रश्न का आंसर होने वाला है सी में स्कंदगुप्त जो था उसने हूणों को पराजित करा था। पहले ही आक्रमण जब हूणों ने किया था भारत पर तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो इस प्रश्न में आपसे पूछा इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा वो कौन सा शासक था, स्कंदगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ऑप्शंस देखें तो भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद का स्तंभ लेख, मंदसौर का अभिलेख या फिर उदयगिरी का अभिलेख। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो भीतरी स्तंभ लेख है, जिसमें हमें ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो भीतरी अभिलेख है कहाँ, इसको हम देखेंगे। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है जिला गाजीपुर। गाजीपुर की एक तहसील है जिसका नाम है सैदपुर, वहाँ पे भीतरी नामक स्थान पे भीतरी स्तंभ लेख आपको मिलता है। तो भीतरी स्तंभ लेख कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर और गाजीपुर की तहसील सैदपुर में आपको भीतरी स्तंभ लेख मिल जाता है। इसमें पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। पुष्यमित्र जो है उसका वर्णन, उसके युद्ध का वर्णन मिलता है हूणों के साथ। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वह स्कंदगुप्त से बुरी तरह परास्त हुए थे। अगला प्रश्न है, इस पे हमें बताना है कि गुप्त साम्राज्य के वे विभिन्न कारण थे, ठीक है ना। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण कौन से थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था। ठीक, हमें बताना है कि ऐसे कौन से कारण थे जो गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे, और ऐसे कारण को हमें मार्क करना है जो गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण नहीं था। इसमें यही कहा कौन सा कारण नहीं था गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए। अगर हम ऑप्शंस देखें तो हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, एवं डी ऑप्शन है अरब आक्रमण। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गुप्त साम्राज्य के पतन में अरब आक्रमण का कोई भी योगदान नहीं था। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, हूण आक्रमण ये प्रमुख कारण था गुप्त साम्राज्य के पतन का, और प्रशासन का सामंती ढांचा ये भी प्रमुख कारण था। उत्तरवर्ती गुप्त जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तो ये भी एक प्रमुख कारण में आता है। चलिए यही बात कहा जा रहा है ऊपर जो हमने एक्सप्लेन करा, और कह रहे हैं कि अरबों के आक्रमण का कोई भी योगदान नहीं था। अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बाद पूर्व मध्य काल में हुआ था। ठीक, चलिए अब अगर अगला प्रश्न देखें, प्रश्न है आपको बताना है शक विजेता किसे जाना जाता है। ठीक, प्रश्न है शक विजेता किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम को, बी है समुद्रगुप्त को, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, एवं डी है कुमार गुप्त को। तो ये आपका प्रश्न है शक विजेता किसे जाना जाता है, और उसके बाद के चार ऑप्शंस हैं। तो शक विजेता जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन करें, देखें तो कहा जा रहा है कि गुप्त सम्राट जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता था, शक विजेता कहा जाता था। और कह रहे हैं पश्चिमी भारत में अंतिम शक राजा जो था वो रुद्र सिंह तृतीय था, को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। ठीक, यानी कि अंतिम शक शासक रुद्र तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरा दिया था, और उसको हरा के पश्चिमी भारत पर शक सत्ता का समूल विनाश किया था। और शकों को हराने के कारण विक्रमादित्य को एक अन्य उपाधि शकारी भी प्राप्त हुई है, और इसी उपलब्ध में उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक, प्रश्न में हमसे पूछा गया था शक विजेता, तो शक विजेता कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है, और इसने अंतिम शक शासक राजा रुद्र तृतीय को पराजित करा था। प्रश्न संख्या अगली देखते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रजत सिक्कों को जारी करने वाला गुप्त शासक था। ऐसा गुप्त शासक जिसने रजत सिक्के जारी किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त। तो रजत सिक्कों को जारी करने वाला जो राजा था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें हमने देखा कि उसने रजत सिक्के जारी कब किए थे, जब उसने राजा रुद्र तृतीय से युद्ध किया था। अगर एक्सप्लेनेशन इसमें हम देखें तो कहा जा रहा है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य थी, ने गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था जारी किया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्तीर्ण करवाया था। इस प्रकार जो विकल्प सी है वो आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको सही सुमेलित करना है। आगे दिया गया है आपका कुमारगुप्त और इससे संबंधित अभिलेख, दूसरा है पतिक, तीसरा है प्रभावती और चौथा है समुद्रगुप्त, और इनसे संबंधित जो अभिलेख है आपको मैच करना है। तो इसका अगर आंसर हम देखें तो आंसर में बताया जा रहा है कि कुमारगुप्त प्रथम का जो संबंध है वो है मंदसौर अभिलेख से, पतिक का जो संबंध है वो तक्षशिला अभिलेख से है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो संबंधित है वो उदयगिरी अभिलेख से है, और समुद्रगुप्त का संबंध एरण अभिलेख से है। ठीक, अब यही कहा जाए कि प्रभावती का उदयगिरी से कोई भी अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इसमें हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेल नहीं है, तो सही सुमेल जो नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रभावती जो है, प्रभावती गुप्ता, इनका कोई भी अभिलेख उदयगिरी से प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो सही है इस प्रश्न के। हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। प्रश्न है कि गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार है वो किस बंदरगाह या फिर पत्तन से संचालित होता था। ताम्रलिप्ति से, भड़ौत से, कल्याण से या फिर काम्बे से। तो ये प्रश्न पूछा गया ISPRI 1999 में, और इसका जो आंसर होने वाला है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो संचालित होता था वो होता था ताम्रलिप्ति से। ठीक, ताम्रलिप्ति कहाँ है, बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह है जो कि गुप्त काल में बंगाल में स्थित प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। और आगे कहा जा रहा है कि जहां से उत्तर भारतीय व्यापार के साथ में दक्षिण पूर्व एशिया जैसे चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, भृगुकच्छ या भड़ौच, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो बड़ी बातें इसमें हमें क्या पता चली कि गुप्त काल के जो प्रमुख बंदरगाह थे, पहला था आपका ताम्रलिप्ति, ये कहाँ पे था, पश्चिम बंगाल में या फिर बंगाल में, और दूसरा भड़ौच या भृगुकच्छ बंदरगाह था जो कि आपका पश्चिमी भारत में स्थित था। तो चलिए, ये रहा प्रश्न आपका 28। अगला प्रश्न है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत ने, ठीक ना, प्रश्न है आपका, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार रखे थे। निम्नलिखित में से कौन बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है। ठीक, प्रश्न फिर से हम देखें, कहा जा रहा है कि भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना लिए थे। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल के खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास का सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकता है। तो प्रश्न है, आप एक्सप्लेनेशन है। पहले में कहा जा रहा है कि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। ठीक, कि उसके पास बढ़िया निर्माण तकनीक थी पोतों को बनाने वाली, इस वजह से उसके जो व्यापारिक संबंध थे वो बहुत आगे तक गए। आगे का मतलब बंगाल की खाड़ी के पार चले गए। बी में कहा जा रहा है, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, इस वजह से जो व्यापार थे वो बंगाल की खाड़ी के पार चले गए। या फिर डी ऑप्शन है, इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा
कि भारतीय भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध अच्छे से इस वजह से बना लिए थे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली जो मानसूनी हवाएं थी वो समुद्री यात्राओं को आसान कर देती थी और उसी के सहारे भारतीय जो सांस्कृतिक एवं सभ्यता व्यापार का जो प्रचलन है वो बंगाल की खाड़ी के पार हो पाया। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण यही है कि मानसूनी हवाओं द्वारा समुद्री यात्रा सुगम हो गई, अतः उपयुक्त उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या है आपकी 30 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक ना, कौन सा कारण सही है? अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर इसका प्रमुख होता था। और कथन अगर बी देखें तो बी में कहा जा रहा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तथा सी और तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा कथन जो है कह रहे हैं कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक, तो श्रेणियों के विषय में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। वही कह रहा है कि श्रेणी या संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहले कथन में हमें कहा गया कि श्रेणी जो थी वो केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। बी में कहा गया कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों को सुनिश्चित करती थी। एवं तीसरा जो कथन है, श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार थोप सकती थी या फिर न्यायिक अधिकार उसका होता था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा। सी में यानी कि बी, दूसरा और तीसरा कथन जो है वो उपयुक्त है, बाकी प्रथम कथन जो है वो गलत है। पहला कथन में कहा गया था कि श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और उसका प्रशासनिक स्तर पर राजा प्रमुख होता था, तो ये बात गलत है। बाकी दोनों बातें जो है कि श्रेणी ही वेतन, काम और काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों आदि को सुनिश्चित करती थी, तो ये बात सत्य है। और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी बात सत्य है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ठीक, ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए गए थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा वेतन, काम करने के नियम, मानक आदि का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था और राजा श्रेणियों के संचालन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। ठीक ना, पहले कथन में जो हमसे कहा गया था कि श्रेणियों का जो मुख्य होता है, प्रमुख होता है, वो राजा होता है, तो इसमें बताया जा रहा है कि श्रेणियों में राजा हस्तक्षेप नहीं करता था, उनके कार्य संचालन में उसका कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता था। और कह रहे हैं श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी और स्थानीय प्रशासन में श्रेणियों का काफी महत्व प्राप्त था श्रेणियों को। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में, ठीक ना, गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ठीक ना, गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? अगर हम ऑप्शंस देखें, ए ऑप्शन में कहा जा रहा है वस्त्र उत्पादन से, बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, सी ऑप्शन है हस्तशिल्प से एवं डी है अफीम से। ठीक, तो दक्कन तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र का जो संबंध था वो था आपका वस्त्र उत्पादन से। ठीक, अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु जो थे वस्त्र उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें, इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? प्रश्न है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? ऑप्शन है आपके भरूच, कल्याण,
खंवात या फिर ताम्रलिप्ति। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक है ना, जो कि बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। उत्तर भारत का जो व्यापार था वो पूरा और पूरा व्यापार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस अगर देखें, सौमिल, बी ऑप्शन है शूद्रक, सी है शौनक एवं डी है सुश्रुत। ठीक है ना, अपनी आयुर्विज्ञान के लिए कौन जाना जाता था गुप्त काल में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सुश्रुत जो थे वो गुप्त काल के महान आयुर्वैज्ञानिक थे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो बस हमको यही कहा जा रहा है कि गुप्तकालीन सुश्रुत साहित्य में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्य की कुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया और आयुर्वेद तथा चिकित्सा में के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिली है। ठीक के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, आयुर्विज्ञान एवं रचना के लिए जो जाना जाता है वो कौन सा है, सुश्रुत। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। प्रश्न संख्या है 34 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। प्रश्न है किसका आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, धन्वंतरी का, भास्कराचार्य का, चरक का और सुश्रुत का। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा बी, भास्कराचार्य जो है वो आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। अब सबके बारे में आपको एक एक करके यहाँ पे जानकारी दी गई है कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय क्षमा करिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे कौन, धन्वंतरी। और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, ठीक है, किसके राजवैद्य थे, चरक कनिष्क के, जिन्होंने चरक संहिता की रचना करी थी। ठीक है, पूछा जाएगा चरक संहिता के रचनाकार कौन है, तो वो है चरक। ठीक, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक किसके राजवैद्य थे, कनिष्क के। फिर कहा जा रहा है भास्कराचार्य जो थे वो राजवैद्य नहीं थे, आयुर्वेद के जानकार नहीं थे। भास्कराचार्य जो थे वो खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। इनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना इन्होंने की है और इन ग्रंथों में गणित तथा भूगोल संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। चल अगला प्रश्न है कि प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, यानी कि पुराने समय में प्राचीन काल में वैज्ञानिक प्रगति जो हुई थी उस वैज्ञानिक प्रगति के विषय में कौन सी बात सही है। अगर कथन नंबर 1 हम देखें, प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ठीक, ये रहा कथन आपका 1। कथन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ठीक, तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण जो है वो यानी कि ऑपरेशन वगैरह चालू हो गए थे तीसरी सदी ईस्वी में। अब तीसरा जो कथन होने वाला है, करें 5वीं शती ईस्वी को में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक है ना, 5वीं शती ईस्वी में कोण का जो ज्या है वो ज्ञात कर लिया गया था। और चौथा जो कथन है 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी बातें सत्य हैं। 4 कारण दिए गए हैं। अगर हम आंसर देखें तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 3 और 4। ठीक, तो दूसरा जो कथन है वो पूर्णतः गलत है। दूसरे के अलावा जो अन्य तीनों है 1, 3 और 4 सब सही है। ये गलत है, इसमें देखेंगे क्या गलत है कि तीसरी सदी ईस्वी में के आरंभ में मानव को जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कि वो अंगों का प्रत्यारोपण तीसरी सदी ईस्वी में नहीं कर सकते थे। बाकी के सारे जो कथन है वो आपके पूर्णतः सत्य हैं। ठीक, चलिए अगर हम यही एक्सप्लेनेशन देख लें तो कह रहे हैं कि प्राचीन काल में वैज्ञानिक प्रगति बहुत हुई थी। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में
शल्य क्रिया में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट यूज में आ गए थे, लेकिन उनका समुचित प्रयोग नहीं किया जा सका, उनका प्रयोग करके अंगों का प्रत्यारोपण नहीं कर सकते थे। फिर कह रहे हैं गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं सदी ईस्वी में भारत में त्रिकोणमिति की ज्या, ठीक है, यानी कि साइन कॉस और इनवर्स साइन के सिद्धांत भी ज्ञात हो चुके थे। कब? तीसरी शती में, ठीक है ना, 5वीं शती में। और उसके बाद में कह रहे हैं कि सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख मिलता है। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का भी वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या है 36। इसमें आपको बताना है कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष के संबंधित था, ठीक है ना, यानी कि चंद्रगुप्त के जो 9 रत्न हैं उन 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष की जानकारी किनको थी। ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है वर रुचि को, दूसरे में कहा गया है शंख को, तीसरे में कहा गया छपनक को और चौथा है अमर सिंह को। यानी कि फलित ज्योति जो है वो किसको आती थी, फलित ज्योति के जानकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो छपड़क थे उनको फलित ज्योति के बारे में जानकारी थी। एक्सप्लेनेशन देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल के कुशल शासन की प्रशंसा करते हुए चीनी यात्री फहियान ने भी इनके 9 रत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक करी है और 9 रत्नों में उत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि छपड़िक जो है वो रत्न फलित ज्योति यानी कि एस्ट्रोलॉजर थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये प्रश्न था हमारा 36। 37 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कालिदास किसके शासन काल में थे। प्रश्न है हमारा कि कालिदास किसके शासन काल में थे। अगर इसके हम आंसर्स देखें, ए कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के, अशोक महान के, चंद्रगुप्त प्रथम के या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उनके शासनकाल के कवि थे। ठीक, ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया, हमने देखा कि नवरत्नों की सर्वाधिक प्रसिद्धि रही है। नवरत्नों में जो महान कवि थे, सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, ठीक है ना। अब महाकवि कालिदास किनके समय में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या है हमारा 38। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का कारण प्रतिदिन सूर्य का उदय एवं अस्त होता है। ठीक, अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है आर्यभट्ट, बी में भास्कर, सी में ब्रह्मगुप्त एवं डी है वराहमिहिर। ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार यह बताया कि सूर्य धुरी पर घूमने के कारण, सूर्य के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है। ठीक, यही कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन में भी कि इनकी जो कृति थी उसका नाम था आर्यभट्टियम। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जाए अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। प्रश्न क्या है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी है? कौड़ी, दिनार, निस्क या फिर पड़। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका नाम था पड़। ठीक, कह रहे हैं कि स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में, सॉरी क्षमा करिएगा, गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका नाम था दिनार। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें यही बताया जा रहा है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चीनी यात्री फहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय कौड़ियों में करते थे। चल,
इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या है उसकी 40, और इसमें पूछा जा रहा है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। ठीक, पहले वाला ही प्रश्न, कांसार्पण कहा जाता था, दिनार, सी ऑप्शन है निष्क, या फिर सुवर्ण। तो इसका आंसर भी बी ऑप्शन पे जाएगा, यानी कि गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दिनार, और इसकी व्याख्या हमने ऊपर देख ली है। स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दिनार कहा जाता था, और जो डेली यूज के लिए मुद्राएं यूज करी जाती थी उनको कहते थे कौड़ी। ठीक ना, 1 कौड़ी, 2 कौड़ी, 3 कौड़ी, कहते हम तुमको कौड़ी भी नहीं देंगे, तुम इतने दुष्ट हो। तो चलिए, इस वीडियो सीरीज का 40 क्वेश्चन हमने गुप्त एवं गुप्तोत्तर नामक चैप्टर है आपके घटना चक्र इतिहास में, तो हम 40 प्रश्न उसके कर चुके हैं, और आशा करते हैं कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है, ये जो सीरीज चल रही है, आपको पसंद आई होगी, तभी आप यहाँ तक देखते हुए पहुँचे हैं। और अगर प्लीज़ आपको पसंद आई है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे और हम ऐसे और इनोवेशंस आपके साथ करते रहें, और अपने इस पैटर्न को अच्छे से सुधार के आपके सामने लाएं। अंततः बहुत बहुत धन्यवाद।